नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी 2025 की परीक्षाओं के लिए हमने यहाँ पर एक सीरीज चलाई है जिसमें मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। तो आइए, सारे के सारे लोगों का बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन है। जल्दी से हम बात करते हैं। और आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में मेडिवल पीरियड या मेडिवल या मध्यकालीन इतिहास के सवाल कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं अपने इतिहास में हुई कुछ महत्वपूर्ण वॉर्स और ट्रीटीज के बारे में, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के और संधियों के बारे में, और उनसे संबंधित सवाल जो कि एसएससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, देर ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल इस सेशन का आप लोगों की स्क्रीन के सामने या आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। विच पेशवा साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी? किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि, या जिसे वसई की संधि कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों, यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं: रघुनाथ राव, नारायण राव, बाजी राव द्वितीय या माधव राव। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मराठाओं का अंतिम पेशवा हुआ बाजी राव सेकंड या बाजी राव द्वितीय। और अगर हम बेसिन की संधि के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे सन 1802 ईस्वी में साइन हुई थी बेसिन की संधि। और ये जो बेसिन की संधि थी, इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलेजली। ये लॉर्ड वेलेजली के ही कार्यकाल में साइन हुई थी। आप जानते होंगे 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली रहा। और लॉर्ड वेलेजली ही अपने साथ भारत लेकर आया था सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि। और ज्यादातर राजाओं के साथ सहायक संधियां लॉर्ड वेलेजली के ही द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे, अगर हम बेसिन की संधि के बारे में बात करें तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पेशवा हुआ करता था बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय। और ध्यान रखेंगे, ही वॉज लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। और इसी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे वसई की संधि या बेसिन की संधि पर। इसके अलावा 1775 में एक सूरत की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत, जिसमें रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि हुई थी या साइन हुए थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि मराठाओं और औरंगजेब के सेनापति जयसिंह के बीच में एक पुरंदर की संधि भी हुई थी, जो कि हम 1765 में पढ़ते हैं, और माफ कीजिए, जिसे हम 1665 में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर बेसिन की संधि पूछी गई है। राइट आंसर इज पेशवा बाजीराव सेकंड। अगला सवाल देखिए, विच किंग ऑफ पंजाब साइंड अ त्रिपरताइट ट्रीटी विद शाह शुजा एंड द इंग्लिश कंपनी? पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? अब सबसे पहले पता होना चाहिए ये त्रिपक्षीय संधि कब हुई? 1838 में। 1838 में ही ये त्रिपक्षीय संधि की गई। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1838 की अगर हम बात करें तो उस समय पंजाब का शासक महाराजा रणजीत सिंह हुआ करता था। और आप जानते हैं कि इसी त्रिपक्षीय संधि के ही बाद अफगानिस्तान का शासक शाह शुजा हुआ करता था, जिसके द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था। पंजाब के सबसे पहले स्वतंत्र शासक माने जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के ही शासनकाल में ये त्रिपक्षीय संधि हुई थी, जो कि अफगानिस्तान, पंजाब और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में या ब्रिटिश सरकार के बीच में हुई थी। इस समय पंजाब का शासक महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। अफगानिस्तान में शासन था शाह शुजा का। और अंग्रेजों की तरफ से अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पर हुकूमत चला करती थी, यहां पर शासन चला करता था।
और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? नेक्स्ट, अगला सवाल। इन 1850 कश्मीर वॉज सोल्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज टू द डोगरा डायनेस्टी ऑफ जम्मू? 1850 में निम्नलिखित में से किस संधि के तहत कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया? सबसे पहले दिया है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद की संधि। और आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765, 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के अगले साल, जिसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के द्वारा अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंप दी गई थी पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। इसके बाद दूसरा देता है सुगौली की संधि या ट्रीटी ऑफ सुगौली। और अगर हम सुगौली की संधि के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। और ध्यान रखेंगे 1815 में सुगौली की संधि नेपाल और ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में हुई थी। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी सुगौली की संधि। एक ऑप्शन में दिया है ट्रीटी ऑफ अमृतसर और एक दिया है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में हुई थी, लेकिन ध्यान रखेंगे 1845 से 46 ईस्वी में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया तो इसी के बाद क्रियान्वित की गई अमृतसर की संधि या ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके तहत 1850 में कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया। और आप जानते होंगे 1850 में भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी। 1850 में ये डलहौजी के समय पर हुआ था। इस समय लॉर्ड डलहौजी ही भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर या अमृतसर की संधि। अगला सवाल। फ्रेंच possessions in India were restored after the Battle of Vandivash by the Treaty of Dash signed in the year 1763 between Britain and France. ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित डैश की संधि द्वारा वांडीवाश के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया। सबसे पहले दिया है पुरंदर की संधि, अगला है पेरिस की संधि, अगली है तोरदे सिलास की संधि या सूरत की संधि। तो दोस्तों दैट वाज ट्रीटी ऑफ पेरिस, वो पेरिस की संधि थी। और अगर हम वांडीवाश युद्ध के बारे में बात करें तो भाई 1760 ईस्वी में लड़ा गया था बैटल ऑफ वांडीवाश। जो कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। यही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसमें फ्रांसीसियों की शक्तियों को अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से दबा दिया गया था। और दूसरों ध्यान रखेंगे ये जो वांडीवाश का युद्ध था, तो ध्यान रखेंगे दिस वॉर वॉज अ पार्ट ऑफ थर्ड कर्नाटक वॉर। ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा हुआ करता था। तो पेरिस की संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई वांडीवाश के युद्ध के बाद। नेक्स्ट, द 7 years of war in the 18th century was fought between Britain and Dash। 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों का युद्ध ब्रिटेन और डैश के बीच में लड़ा गया था। तो हम सब जानते हैं ये ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध था या वॉर ऑफ 7 years था, जो कि 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक लड़ा गया था। इसी को कहते हैं बैटल ऑफ 7 years।
या इसे आप सप्तवर्षीय युद्ध भी कह सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांसीसी एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे और दोनों ही चाहते थे उत्तरी अमेरिका क्षेत्र पर अधिकार करना। इसीलिए अमेरिका में अंग्रेजों और भारतीयों का युद्ध भी, माफ कीजिए, इसे फ्रांसीसियों और भारतीयों का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध उत्तराधिकार को लेकर 7 सालों तक चला, 7 इयर्स तक चला, और जिसका मुख्य कारण इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही उत्तरी अमेरिका के प्रांत को हासिल करना चाहते थे। इस वजह से ये सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, अगला सवाल, Who was the Iranian ruler who attacked the city of Delhi and took away an immense amount of wealth in 1739? वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत को लूट लिया? 1739 हम सब जानते हैं नादिर शाह का आक्रमण। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पर्शिया में या ईरान में दुर्रानी वंश या दुर्रानी डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था नादिर शाह। अपने सैन्य अभियानों के लिए फेमस हुआ करता था, इसीलिए इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऐसे ही ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह। इसी ने 1739 में मुगलों पर अटैक किया और एक युद्ध लड़ा जो कहलाता है बैटल ऑफ करनाल। ये बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह और मुगलों की शाही सेना के बीच में लड़ा गया था। और आप जानते होंगे इस युद्ध में नादिर शाह के द्वारा मुगलों की सेना को पराजित कर दिया गया था। इस समय भारत का मुगल बादशाह, इस समय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही नादिर शाह के द्वारा मुगलों से लूट की गई और दिल्ली आकर इसने लगभग मुगलों से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। और ध्यान रखेंगे सिर्फ 70 करोड़ की संपत्ति ही नहीं, ही ऑल्सो लूटेड पीकॉक थ्रोन। इसने मुगलों के मयूर सिंहासन को भी लूटा जो कभी शाहजहां ने सोने का बनवाया था अपने शासनकाल में। और ध्यान रखेंगे मुगलों से कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर हीरा भी लूटकर लेकर गया नादिर शाह। इस हीरे को कोहिनूर नाम देने वाला ही व्यक्ति कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह ने ही सबसे पहले इस हीरे को कोहिनूर कहा था। कोही का मतलब होता है पर्वत, नूर का मतलब होता है लाइट, रोशनी, माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी का पर्वत, कोहिनूर, ये नादिर शाह ने नाम दिया था। अगला सवाल, Which of the following was the first major and decisive victory of the East India Company on the soil of India? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत मानी जाती है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं 1757 में जब प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, यहीं से अंग्रेजों के शासन की भारत में शुरुआत हुई। इससे पहले अंग्रेज भारत में केवल और केवल एक व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने प्रशासन और शासन को मजबूत किया जब इन्होंने प्लासी के युद्ध को जीता, जो कि 1757 या 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित करके उसकी हत्या करवा दी गई थी। यहीं से अंग्रेजों की शक्ति का भारत में विस्तार होना शुरू हुआ। यही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है, या आप कह सकते हैं भारत के इतिहास का दूसरा सबसे फेमस बैटल, दूसरा सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी आफ्टर सेकंड बैटल ऑफ तराइन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भारत के इतिहास में सबसे फेमस बैटल माना गया है तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। उसके बाद
ऐसा ही एक ट्रांजिशन देखने को मिला प्लासी के युद्ध में, जब अंग्रेजों ने भारत से मुसलमानों के शासन को उखाड़ फेंका और यहां पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवास टेरिटरी विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी? निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये अंतिम क्या कहलाता है, एंग्लो मराठा वॉर या आंग्ल मराठा मराठा युद्ध। इसका मतलब दैट वाज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इसको तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। सबसे पहले की अगर हम बात करें, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया, जिसमें विजय प्राप्त हुई या सफलता प्राप्त हुई मराठाओं को। इसके बाद अगर हम सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 1803 के और 1805 के बीच में लड़ा गया, जिसमें विजय प्राप्त हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ध्यान रखेंगे जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो आप जानते हैं कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1819 के बीच लड़ा गया, इसी के तहत मराठा साम्राज्य का अंत करके उसे बंबई प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिला लिया गया। मराठाओं के अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय या बाजीराव सेकंड, और बाजीराव के ही दत्तक पुत्र हुए धोंदू पंत, जिन्हें हम नाना साहब पेशवा के नाम से जानते हैं, जिन्हें कानपुर में जाकर या कानपुर निर्वासित कर दिया गया, जिन्होंने जाकर कानपुर में शासन किया, और मराठा साम्राज्य का यहीं पर क्या हो गया, समापन हो गया। अगला सवाल, मीर कासिम नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ इंडिया? मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? किरकी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या लाहौर का युद्ध? दोस्तों हम सब जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। और याद कीजिए पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था, इसमें हमारी तरफ से मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड सम्मिलित हुआ। ये इस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी इसमें शामिल था, ये उस समय अवध का नवाब हुआ करता था। लेकिन आप जानते होंगे कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम इस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला की ही शरण में थे। और तीसरा था मीर कासिम, जो कि बंगाल का पूर्व नवाब हुआ करता था। तो बक्सर के युद्ध में हमारी तरफ से ये तीन लोग लड़े। और इसके अलावा अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हमारे तीन शासकों की सेनाएं भी मिलकर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को नहीं हरा सकी, और अगले ही साल इसी का नतीजा हुआ 1765 में, जब इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि के ही तहत मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। और 1765 से लेकर 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। नेक्स्ट अगला सवाल, द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर केम टू एन एंड बाय साइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज? निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? ऑप्शन दिए हैं आरकोट की संधि, मद्रास की संधि, वांडीवाश की संधि या मैंगलोर की संधि। यहां पर पूछा गया है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। और दोस्तों आप जानते हैं दैट वाज
ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वो कहलाता है या वो कहलाती है मैंगलोर की संधि। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर या मैंगलोर की संधि। दोस्तों अगर हम मैसूर वॉर्स के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेके 1769 के बीच लड़ा गया, जिस समय मैसूर का शासक हैदर अली हुआ करता था। इस समय मैसूर का शासक हैदर अली हुआ करता था और हैदर अली की स्थिति इस युद्ध के दौरान मजबूत हुई और यही कारण है कि हम हैदर अली को ही दक्षिण भारत का एकमात्र शासक मानते हैं जो कभी भी ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। इसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा, माफ कीजिए, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में अगर हम बात करें, ये 1780 से लेके 1784 तक लड़ा गया। इसकी शुरुआत भी हैदर अली ने की, लेकिन इसी के दौरान 1782 में हैदर अली डाइड, हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली के स्थान पर उसी का बेटा इस युद्ध को कायम रखता है जिसे हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई और आप जानते होंगे कि इसी संधि या इसी युद्ध के तहत या इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मैंगलोर की संधि पर साइन करने पड़े या मैंगलोर की संधि की गई। इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा गया। इस समय भी मैसूर का शासक टीपू सुल्तान हुआ करता था। इसमें भी टीपू सुल्तान को नुकसान हुआ और अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई और फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 में लड़ा गया, इसी के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और आप जानते हैं 1799 में ही मैसूर के साथ अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि कर ली गई और आप जानते हैं ये सहायक संधि किसने की होगी? 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, यही तो लेकर आया था सहायक संधि। इसी ने मैसूर के साथ सहायक संधि करके वहां पर वोडियार डायनेस्टी या वाडियार राजवंश को स्थापित किया या वाडियार राजवंश की स्थापना की। अब आपसे कोई सा भी मैसूर वॉर पूछ ले, आप आसानी से उसका उत्तर कर सकते हैं। शुरुआती दो में हैदर अली, दूसरे में ज्वाइन हुआ टीपू सुल्तान भी और लास्ट वाले में यानी कि चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में मरा टीपू सुल्तान। अगला सवाल, द बैटल ऑफ करनाल इज नोन फॉर द इन्वेजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रेसर्स अगेंस्ट इंडिया। करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने बात की नादिर शाह, क्योंकि नादिर शाह ने ही 1739 में मुगलों पर आक्रमण किया था और 1739 में मुगलों की सेना को पराजित किया था करनाल के युद्ध में। 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया था जिसमें नादिर शाह ने मुगलों की सेना को पराजित किया। नेक्स्ट, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? अब सबसे पहले पता होना चाहिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। हम सब जानते हैं 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि किस किस के बीच में हुआ? इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरीके से पराजित किया मराठाओं को। अहमद शाह अब्दाली जीता और इसमें पराजित हुए मराठास। और ये बात कब की है? 1761 की। चलिए देखते हैं यहां पर ऑप्शन में क्या क्या मिला है। सबसे पहले है अकबर सेकंड, तो आप जानते होंगे 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन बना? अकबर सेकंड। अगला है शाह आलम सेकंड, 1759 से लेकर 1806 तक हुआ।
शाह आलम सेकंड, इसका मतलब शाह आलम सेकंड के ही समय में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद 1707 से लेकर 1712 तक रहा। और फिर है बहादुर शाह जफर, भारत का अंतिम मुगल बादशाह, 1837 से लेके ये 1857 तक रहा। तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, लेकिन पहले दो कब लड़े गए तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और हम सब जानते हैं इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जो कि अकबर और हेमू की सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ा और उसी ने हेमू की सेना को पराजित करके हेमू की हत्या कर दी। पानीपत के 3 युद्ध जो कि इतिहास में बेहद फेमस और प्रसिद्ध माने जाते हैं। समझ गए बात? अगला सवाल देखिए। द बैटल ऑफ खतौली फोर्ट वॉज इन 1517 बिटवीन द किंगडम ऑफ मेवाड़ अंडर राणा सांगा एंड डैश। खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और डैश के बीच लड़ा गया। तो हम सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान उस समय इब्राहिम लोदी हुआ करता था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल की अगर बात करें तो ये 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान रहा। और जिस साल सिंहासन पर बैठा उसी साल इसने खतौली के युद्ध में राणा सांगा से युद्ध किया, जिसमें राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी भी दिया है ऑप्शन में, तो आप जानते होंगे 1489 से लेकर 1517 तक दिल्ली का सुल्तान रहा सिकंदर लोदी। 1526 से लेके 1530 तक भारत का मुगल बादशाह बाबर रहा। और महमूद लोदी तो हम सब जानते हैं ही वॉज कजन ऑफ इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई हुआ करता था। ये वही महमूद लोदी है जो घाघरा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था। नेक्स्ट, इन विच ऑफ दीज बैटल्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मुगल आर्मी वॉज नॉट देयर। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? अच्छा जी, देख लेते हैं। ये तो रीजनिंग का सवाल है, ऑड वन आउट करना है आपको। सबसे पहले दिया है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में लड़ा गया। इसका मतलब इसमें मुगल सेना एसोसिएटेड है। बक्सर का युद्ध मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड शामिल है, इसका मतलब मुगल्स हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ, इसमें भी मुगल सेना है। लेकिन बैटल ऑफ आलीवाल में मुगल सेना का कोई काम नहीं है भाई, इसमें नहीं है मुगल सेना। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आलीवाल का युद्ध। और अगर हम आलीवाल के युद्ध के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 1846 ईस्वी में ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में लड़ा गया था। 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ा गया था बैटल ऑफ आलीवाल या आलीवाल का युद्ध। अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व हैरी स्मिथ कर रहा था और सिखों की अगर हम बात करें रणजोत सिंह मजीठिया सिखों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगला सवाल,
विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले दिया है, जब 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल बात ठीक है। 1740 से 1756 तक बंगाल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान नवाब माना जाता है अली वर्दी खान को। और क्योंकि अली वर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अली वर्दी खान के मरने के बाद इसी का नवासा, इसकी पुत्री का ही पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, 1757 में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों सही स्टेटमेंट हैं। अगला, इन विच ईयर डिड टीपू सुल्तान डाई डिफेंडिंग हिज कैप्टन या कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई? अभी अभी मैंने आपको बताया 1799 में, जब लड़ा गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इसी के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर के साथ सहायक संधि करके वहां पर वोडियार राजवंश या वाडियार डायनेस्टी की स्थापना की गई। अगला सवाल, हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द सीज ऑफ आरकोट इन 1751। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम सीज ऑफ आरकोट की बात करें, आरकोट के युद्ध के बारे में बात करें, तो ये 1751 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों और आरकोट की सम्मिलित सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पूछा गया है कि विजय किसकी हुई, जिसमें विजयी कौन हुए। तो ध्यान रखेंगे, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और यह युद्ध समाप्त हुआ था। दिस बैटल वॉज एंडेड बाय 1754 ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। यह युद्ध पौंडीचेरी की संधि के तहत 1754 में समाप्त हुआ था। अगला सवाल देखिए, इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्साई साइंड। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो हम सब जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद भाई 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, और उसी में जब फाइनली जर्मनी ने अपनी हार मानी, तो जर्मनी के ही साथ मित्र राष्ट्रों के द्वारा 1919 में साइन की गई वर्साई की संधि, बैटल ऑफ वर्साई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1919 में। Which of the following regions was annexed by the British East India Company through the Treaty of यंदाबो 1826। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदाबो की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा लिया गया था? ऑप्शंस है असम, कश्मीर, ओडिशा या लद्दाख। ध्यान रखेंगे, ये वो संधि है जो किस युद्ध के तहत हुई थी? ध्यान रखेंगे, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। और फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के बाद अंग्रेजों के द्वारा कब्जा लिया गया असम को। आप लिख सकते हैं बाय फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत। अगला सवाल, In 1818, the Holkar dynasty signed the Treaty of Mandsaur with the Dash। वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 28।
सबसे पहले ध्यान रखेंगे युद्ध का नाम 1817 ईस्वी में 1817 या 1817 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ महिदपुर। जो कि ब्रिटिशर्स और मल्हार राव सेकंड या द्वितीय के बीच लड़ा गया। इसी युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा मल्हार राव द्वितीय को पराजित कर दिया गया और उसने मजबूरन 1818 में अंग्रेजों के साथ साइन करनी पड़ी जो कहलाती है मंदसौर की संधि। अगला सवाल, Which of the following battles did मौलवी अहमदुल्ला शाह fight defeating the forces under Henry Lawrence? निम्न में से किस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? आप जानते हैं ये 1857 की क्रांति के दौरान की बात है। और इस समय अगर मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में बात करें तो भाई आप जानते हैं 1857 की क्रांति में फैजाबाद से विद्रोह करने वाले ही मौलवी अहमदुल्ला हुआ करते थे और इन्हीं के नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा गया जो कि 30 जून 1857 को हुआ जो कहलाता है बैटल ऑफ चिन्हट, जिसको हम चिन्हट का युद्ध के नाम से जानते हैं। 30 जून 1857 को 1857 की क्रांति के ही तहत यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा अंग्रेजों को पराजित किया गया था जिनका नेतृत्व हेनरी लॉरेंस के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट, अगला सवाल, इन द बैटल ऑफ स्वाली 1612 द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट द डैश। स्वाली का युद्ध 1612 में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो हम सब जानते हैं स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा पोर्तुगीज या पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। इसी बात से प्रभावित हुआ मुगल बादशाह जहांगीर और फिर उसके द्वारा अंग्रेजों को स्थायी रूप से अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना स्थापित करने की परमिशन कहां पर दी गई? सूरत में। और आप जानते हैं कि इसी के अगले साल, भाई ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1612 में। इसी के अगले साल 1613 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अपना सबसे पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया गया। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। द बैटल ऑफ बेदरा वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द डच आर्मी इन डैश। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया? जिसमें डच हारने के बाद नीदरलैंड वापस लौट गए थे। ये 1759 में लड़ा गया था जिस समय अंग्रेजों की सेना का या अंग्रेजों के तहत बंगाल का इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ये बेदरा का युद्ध कहलाता है। The British annexed Punjab after defeating the Sikhs in the Anglo-Sikh War in the year dash. अंग्रेजों ने वर्ष डैश में आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज्य विलय कर लिया। ये 1849 में हुआ जब लड़ा गया सेकंड एंग्लो सिख वॉर। इस समय पंजाब का अंतिम शासक दलीप सिंह हुआ करता था। वही दलीप सिंह जिसके पास भारत में आखिरी बार कोहिनूर हीरा था, क्योंकि इसी दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा भेंट करवाया गया था महारानी विक्टोरिया को। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था भाई साहब? हड़प की नीति चलाने वाला लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय में हुआ था सेकंड एंग्लो सिख वॉर। और 1849 में फाइनली पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। दलीप सिंह को पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा भेंट करवा दिया गया महारानी विक्टोरिया को। अगला सवाल, हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हम सब जानते हैं ही वॉज सिराजुद्दौला। बेसिकली क्या हुआ था, जब 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हुई और अली वर्दी खान के मरने के बाद
उसी का नवासा सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हल्के में लिया, अंग्रेजों ने कलकत्ता की और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला के द्वारा चेतावनी दी गई कि आप तुरंत किलाबंदी बंद कीजिए। भाई फ्रांसीसियों ने तो चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन नहीं माने अंग्रेज। तो सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम बदलकर रख दिया अलीनगर। अब कलकत्ता के ही फोर्ट विलियम्स में 20 जून 1756 को प्रसिद्ध कालकोठरी की घटना घटित हुई, जिसमें सिराजुद्दौला के सैनिकों ने 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कालकोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से 123 लोग मारे गए, जीवित बचे सिर्फ 23 लोग। इसी की जवाबी कार्यवाही के दौरान मद्रास से अंग्रेजों का एक सेनापति बुलाया गया, रॉबर्ट क्लाइव। उसे ने आकर सिराजुद्दौला पर अटैक किया और मजबूर किया उसे एक संधि करने पर, जो कि अलीनगर की संधि कहलाती है, जो कि फरवरी 1757 में हुई थी। इसका मतलब ये सिराजुद्दौला ने और रॉबर्ट क्लाइव ने साइन की थी। लेकिन महत्वाकांक्षी था रॉबर्ट क्लाइव, इससे भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। अब उसने ठान लिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही दीवानी होगी पूरे के पूरे बंगाल में कर वसूल करने की। इसीलिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। जिसके तहत रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और सिराजुद्दौला का दगाबाज सेनापति मीर जाफर, उसे बना दिया गया बंगाल का अगला नवाब। अगला सवाल देखें। द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कैन बी लार्जली सीन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? मंदिर वास्तुकला की दक्षिण शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखी जा सकती है? तो भाई आप जानते हैं कि मंदिर निर्माण की अगर हम बात करें तो दो मुख्य शैलियां होती हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिर बनाए जाते थे और दक्षिण भारत में, साउदर्न इंडिया में द्रविड़ शैली में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आसान सा सवाल है, द्रविडियंस मतलब कि साउथ। अगला सवाल। दीवाने आम containing the marble canopy ornamented with beautiful panels of पित्रादुरा work is a part of which monument? दीवाने आम जिसमें पित्रादुरा शैली के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, किस स्मारक का हिस्सा है? तो आप जानते हैं दीवाने आम हो या दीवाने खास, ये कहां मिलेंगे भाई साहब? रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले में। पहले ऑप्शन में दिया है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा संगमरमर से बना है, लेकिन इसे ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है, जो कि औरंगजेब की पत्नी रबिया बीबी या रबिया उद दुर्रानी का मकबरा है। अगला है ताजमहल। तो ताजमहल भी एक मकबरा है शाहजहां और मुमताज का, लेकिन यहां पर भी दीवाने आम दीवाने खास नहीं है। हुमायूं के मकबरे में तो डेफिनेटली नहीं है, ये दिल्ली में है। राइट आंसर इज लाल किला। अगला सवाल देखेंगे। विच रेड एंड बफ सैंडस्टोन इज द टॉलेस्ट टॉवर इन इंडिया बिल्ट इन द 13th सेंचुरी? 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हम सब जानते हैं कुतुब मीनार, जिसका निर्माण 1199 से लेकर 13वीं शताब्दी 1229 तक करवाया गया। 73 मीटर ऊंची मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार कहलाती है कुतुब मीनार, जो कि 13वीं शताब्दी में आप जानते हैं कि लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनवाई गई थी। और किस लिए बनवाई गई थी? एक रिलीजियस पर्पस के लिए, एक धार्मिक कारण के लिए, अजान देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, खजुराहो के मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? वही खजुराहो के मंदिर जिनका निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। अपनी नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर, अपनी कामुकता के लिए प्रसिद्ध है ये। मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक खोज को समान महत्व दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। खजुराहो में जैन और हिंदू मंदिर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। 64 योगिनी मंदिर यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही क्या है?
पूरी तरीके से सही। इसका मतलब ऑल ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ द मर्चेंट्स और मलिकुत तुजुर वॉज कन्फर्ड ऑन महमूद गवा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बहमनी किंग्स। निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा द्वारा महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मलक उत तुजुर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन है मोहम्मद शाह, हुमायूं शाह, निजामुद्दीन अहमद तृतीय शाह या बहमन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहमनी साम्राज्य का ही शासक हुमायूं शाह के शासनकाल में ही महमूद गवा को मलक उत तुजुर की उपाधि प्रदान की गई थी या टाइटल दिया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हुमायूं शाह। हुमायूं शाह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखेंगे, द इमाद शाही फैमिली वॉज नोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ इट्स स्टेट। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। इमाद शाही वंश के बारे में यहां पर पूछा गया है और पूछा गया है कि बताइए इमाद शाही वंश या फैमिली किस राज्य की संस्थापक मानी जाती है या किस राज्य की फाउंडर मानी जाती है। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब दक्षिण भारत में बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ तो बहमनी साम्राज्य का पतन होने के बाद कई दक्कन में या दक्षिण में कई राजवंशों की स्थापना हुई जो कि मुस्लिम संस्कृति के साम्राज्य हुआ करते थे। उन्हीं में से एक इमाद शाही वंश भी था और आप जानते हैं कि इमाद शाही वंश कहां पर चला? बरार में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बरार। इमाद शाही डायनेस्टी बरार में। इसके अलावा एक राज्य बीदर भी था और अगर हम बीदर की बात करें तो बीदर में चला बरीद शाही वंश, बरीद शाही डायनेस्टी। इसके बाद अगला देता है अहमदनगर, महाराष्ट्र का अहमदनगर, और अहमदनगर में चला निजाम शाही वंश। और एक देता है गोलकुंडा जो कि वर्तमान में हैदराबाद है और हम सब जानते हैं गोलकुंडा में चला कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश या कुतुब शाही डायनेस्टी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज बरार। बरार विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा बरार। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स people of Delhi used to write letters containing abuses to the Sultan. Therefore, in order to punish them, Sultan decided to shift the capital.
निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत का एक ही सुल्तान ऐसा हुआ है जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करके उसका नाम दौलताबाद किया था, एंड ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समकालीन कौन हुआ है? इब्न बतूता। सो इब्न बतूता विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, चंद बरदाई फेमस लिटरेरी वर्क डैश मेंशंस पृथ्वीराज चौहान लव स्टोरी एंड हीरोइक डीड्स। तो हम सब जानते हैं पृथ्वीराज रासोही वो एपिक है, वो महाकाव्य है जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, जो हमें पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और लव स्टोरी के किस्से सुनाता है। अगला सवाल, Who among the following rulers built 5 astronomical observatories at different places in North India? निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी? तो यहां पर एक शासक जो कि एक एस्ट्रोनॉमर, एक खगोल शास्त्री हुआ करता था, यहां पर बात हो रही है सवाई जयसिंह द्वितीय की या जयसिंह सेकंड की, और इसी के द्वारा 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई गई थी, जो कि कहां कहां पर है? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। ये सवाई जयसिंह सेकंड या जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी। अगला सवाल देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज जीनियोलॉजी वॉज फाउंड इन द बिजोलिया इंस्क्रिप्शन? निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली हमें बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? तो दोस्तों आप जानते हैं बिजोलिया अभिलेख से ही हमें शाकंबरी के चहमान या चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है चहमान शासक या चौहान शासक। इन्हीं के बारे में हमें बिजोलिया अभिलेख से जानकारी मिलती है। गढ़वाल डायनेस्टी जिसका शासन रहा कन्नौज पर, परमार डायनेस्टी जिसका शासन रहा मालवा पर, चंदेल जिनका शासन रहा बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति पर, और चहमान शाकंभरी राजस्थान में अजमेर और दिल्ली। चहमान या चौहान डायनेस्टी। अगला सवाल, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बहमनी सल्तनत? बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद शाह, फिरोज शाह बहमनी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह? जी हां, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है हसन गंगू। इसी के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, विच स्टेट वॉज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क इन 1724? निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? हैदराबाद राज्य की। निजाम उल मुल्क ही क्या कहलाता है? चिनक्लिज खान। और ये वही चिनक्लिज खान है जो कि मुगल बादशाह फरुखशियर के शासनकाल में पहले अवध का नवाब, माफ कीजिए, पहले अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, फिर इसकी योग्यता के आधार पर इसको नियुक्त करके भेजा गया था। कहां पर? दक्कन में। लेकिन इसने दक्कन में जाकर 1724 ईस्वी में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, और यही कहलाया फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। इसी को हैदराबाद का पहला निजाम कहा जाता है। ये कहलाता है हैदराबाद का पहला निजाम। अगला देखेंगे,
अंडर द बहमनी किंगडम द प्रोविंसेस वर एडमिनिस्ट्रेड बाय डैश। बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को डैश द्वारा प्रशासित किया जाता था। जल्दी से बता दीजिए, बहमनी साम्राज्य में प्रांत अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं अमीर, अमीर तो दिल्ली सल्तनत में हुआ करते थे, मंत्रियों को अमीर कहा जाता था, अफाकी, खलीसा या तरफदार। ध्यान रखेंगे, इन्हें तरफदार कहा जाता था, ये कहलाते थे तरफदार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है या पैरट ऑफ इंडिया? तो हम सब जानते हैं हजरत अमीर खुसरो। तूती ए हिंद कहलाते हैं या पैरट ऑफ इंडिया कहलाते हैं अमीर खुसरो, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, मृत्यु दिल्ली में हुई थी। बलबन के शासनकाल से कवि के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबारी कवि रहे। तबले और सितार का आविष्कार किया, खड़ी बोली बनाई, गजल, कव्वाली, ख्याल गायकी बनाई। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे ये। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज बिल्ट बाय राजा राय सिंह इन 1588? निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण राजा राय सिंह ने 1588 में करवाया था? सबसे पहले दिया है जूनागढ़ का किला, जो कि राजस्थान में है, उत्तर यही है। आमेर फोर्ट, आमेर का किला किसने बनवाया? मानसिंह ने। कछवाहा शासक मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था आमेर का किला। कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, जो कि शिशोदिया राजवंश के शासक हुआ करते थे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जूनागढ़ फोर्ट, जो कि राजस्थान में है। अगला, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द बहमनी किंगडम हाउ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स अरोज? बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? 5। कौन कौन से? सबसे पहला अभी पढ़ा था, बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। और अभी अभी पढ़ा हमने, बरार में इमाद शाही वंश, बीदर में बरीद शाही वंश, अहमदनगर की अगर हम बात करें तो भाई निजाम शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश और बीजापुर की बात करें तो आदिल शाही वंश। 5 साम्राज्यों में विभाजित हुआ था बहमनी एम्पायर। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग बहमनी सुल्तान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर? निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। तो ध्यान रखेंगे, ही वॉज अहमद शाह, ये अहमद शाह के द्वारा किया गया था। यूरोपियन सेंटर्ड इंडिया विद द माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग ओनली, दिस स्ट्रीक वॉज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन नेशंस? यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे, यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई थी? तो दोस्तों आप जानते हैं भाई, सबसे पहले ऑप्शन में दिया है डच। डचों का आगमन भारत में हुआ 1596 में, फ्रांसीसी आए 1664 में, अंग्रेज आए 1599 में और पुर्तगाली आए 1498 में। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले शुरुआत ये किसने की? पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज। नेक्स्ट, हु सक्सीडेड अलीवर्दी खान एज नवाब ऑफ बंगाल? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? उसी का नवासा, उसी का नाती सिराजुद्दौला, उसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बना। अगला,
सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फेमस minaret एंड इट्स कंस्ट्रक्शन ईयर इन इंडिया। भारत में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार और उसके निर्माण वर्ष के गलत युग्म का चयन कीजिए। मीनारों के नाम है और उनका निर्माण वर्ष दिया हुआ है, आपको बताना है गलत कौन सा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है दिया है शहीद मीनार 1828, ठीक है। चार मीनार 1664, गलत। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, जो कि गोलकुंडा का शासक हुआ करता था। यहीं पे मिल गया है गलत पेयर, तो यहीं पर इसको टिक कर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। What did the term भोग रेफर टू ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड? मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? रेवेन्यू असाइनमेंट्स, डोनेशन टू टेम्पल्स, अ फेस्टिवल या रिलीजियस फंक्शन? रेवेन्यू असाइनमेंट्स। हालांकि गुप्त काल में ये एक प्रकार का कर हुआ करता था, तो वो भी रेवेन्यू से ही संबंधित है। तो यहां पर ये भी यहां पर भी ये एक रेवेन्यू असाइनमेंट या राजस्व कार्य ही है। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले was the गवर्नर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो हम सब जानते हैं भाई साहब, डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर हुआ करता था। एंग्लो फ्रेंच वॉर याद कीजिए। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था। राजा राम वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स अगेंस्ट द मुगल्स? राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? तो हम सब जानते हैं राजा राम जाट और राम चेरा जाट के नेतृत्व में ही औरंगजेब के शासनकाल में आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मकबरे पर जाटों का आक्रमण हुआ और अकबर के मकबरे में लूटपाट करके उसकी कब्र में से अस्थियों को निकालकर जाटों ने जला दिया। इसका मतलब ये एक जाट विद्रोह था। अगला सवाल, हु कंपोज्ड शाहनामा? फिरदौसी। महमूद गजनवी का दरबारी कवि फिरदौसी हुआ करता था। इसी ने शाहनामा की रचना की है, जिसमें अफराशियाब वंश का जिक्र किया गया है। और आप जानते हैं गियासुद्दीन बलबन जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, वो खुद को अफराशियाब वंश का ही बताता था। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, मलिक अंबर हु रेजिस्टेड मुगल्स इन डेक्कन वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हिज स्टेट? दक्कन में मुगलों का विद्रोह करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? तो हम सब जानते हैं मलिक अंबर वॉज फ्रॉम अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये थे इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो संबंधित थे इतिहास में हुए कुछ युद्धों और संधियों से संबंधित और कुछ मिसलीनियस विविध सवाल। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन इनेबल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को और इस सेशन को शेयर कीजिए। आपसे मैं मिलता हूं अगले सेशन में। लगभग मध्यकाल समाप्त कर चुके हैं, लगभग मॉडर्न इंडिया पहुंच चुके हैं। अगले सेशन में मुलाकात होगी तो बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जिनका संबंध आधुनिक भारत से होगा। और अब केवल और केवल आधुनिक भारत के ही सवाल इस सेशन में सीरीज में चलाए जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।